वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए जनरल साइंस के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी बेहतर अगर आपको पेड कोर्स से जुड़ना है या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड्स दिए गए जिनको स्कैन करके आप और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया है, आलू पादपों की विकसित जड़ें हैं। फिर दिया है, मिर्च पादपों की विकसित पत्तियां और गाजर पादपों के विकसित तने हैं। जब आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ा तो पहले ही क्लियर हो जाएगा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये तो 100% गलत है, क्योंकि मिर्च पत्ती नहीं होती है। इसके बाद देखिएगा, आलू जो है आलू तना होता है, आलू जड़ नहीं आलू तना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो गाजर है गाजर जड़ होता है, गाजर तना नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब देखिए, आलू भी मृदा के अंदर मतलब मिट्टी के नीचे पाया जाता है और गाजर भी मिट्टी के नीचे पाया जाता है। तो आलू और गाजर में क्या ऐसा फर्क है कि आलू तने की श्रेणी में रखा गया और गाजर जड़ की श्रेणी में रखा गया? तो इसका एक सामान्य सा वर्गीकरण आप ये याद रखिएगा, मृदा के नीचे पाए जाने वाले कोई भी फल या सब्जियां जिसमें आंखें निकलती हैं, जैसे आलू में आपने देखा होगा आंखें निकलती हैं, तो जिसमें भी आंखें निकलेंगी वो सब तने की कैटेगरी में जाएगा, तने की श्रेणी में रखा जाएगा। और जिसमें आंखें नहीं निकलेंगी उन्हें जड़ की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर आप इस वर्गीकरण को याद रखते हो तो काफी हद तक क्वेश्चन यहां से आपका आसान बन जाएगा। तो देखिए, आलू में आंखें निकलती है तो इस वजह से आलू को तना माना गया है। और जो गाजर है, गाजर में आंखें नहीं निकलती, गाजर के अतिरिक्त मूली भी आप देख सकते हो, उसमें भी आंखें नहीं निकलती। अब देखिए, आलू तना है, आलू के बाद आप देखिए अदरक को देख लीजिएगा, उसमें भी आंखें निकलती, तो भी तने की श्रेणी में रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर पोषक तत्व है और ये समृद्ध स्रोत है, मतलब ये कौन सा पोषक तत्व किस स्रोत से प्राप्त होता है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा आयरन का प्रमुख स्रोत है पालक, तो ये पहला मैच करेगा डी से। इसके बाद जो कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, तो जो दूसरा मैच करेगा ए से मैच करेगा। देखिए, आयोडीन, आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत है ये है समुद्री खाद्य। और इसके बाद एक बचा प्रोटीन, प्रोटीन मांस और मछलियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी। देखिए, अब आपने सबको मैच कर दिया। अब मैच करने के बाद देखिए यहाँ पहले से डी मैच हो रहा है, तो पहले से डी सिर्फ एक विकल्प में मिल रहा है, विकल्प बी में। तो आप चाहते तो यहाँ पे सबको ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप क्या करते, सिर्फ एक को मैच करते, पहले के साथ डी मैच कर रहे हैं, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा था जिसमें पहले के साथ डी मैच किया था, आप यहाँ से उत्तर इसका बना सकते थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक फाइबर तंतु या तंतु नहीं है। अब इसमें यह बताना है कौन कौन ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए, रेशम ये एक प्राकृतिक फाइबर होता है, कपास भी प्राकृतिक है, जूट या पटसन भी प्राकृतिक होता है, ऊन भी प्राकृतिक है। तो इसमें जो पॉलीएस्टर ये प्राकृतिक नहीं होता है, तो यहाँ पर पॉलीएस्टर मतलब जो दूसरा है। अच्छा, यहाँ पे पूछा प्राकृतिक है, तो देखिए पॉलीएस्टर को छोड़ दिया जाएगा, पॉलीएस्टर को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 1, 3, 4 और 5 ये सब प्राकृतिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक, यहां पर माफ कीजिएगा, पूछा गया था कि प्राकृतिक है और गलती से मैंने नहीं बोल दिया था। जो प्राकृतिक है की श्रेणी में आएगा, ये पॉलीएस्टर को छोड़कर अन्य सभी क्या होंगे, सभी प्राकृतिक होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। देखिए, कपास एक रबी की फसल है। इसके बाद और भी आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे दिया गुजरात और महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। फिर आगे दिया भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कपास, कपास रबी की फसल नहीं है ना। इसके बाद जो गुजरात और महाराष्ट्र भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है, ये बात सही है, तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दिया है कि भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत नहीं है, सबसे बड़ा कपास का उत्पादक चीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, तो इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, अब कपास की बात करेंगे तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत और भारत के बाद नंबर आता है अमेरिका का, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए
अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला यहाँ पर क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही बनेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया, पहला दिया जूट का पौधा सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वो पुष्पन अवस्था में होता है, मतलब उसमें फूल लग रहे होते हैं, पुष्पन अवस्था में होते हैं। भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी बात सही है कि जूट जो होता है इसको तभी काटा जाता है जब ये पुष्पन अवस्था में होता है। दूसरा, भारत में जो पश्चिम बंगाल, बिहार और उस असम है ये जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब ये प्रमुख राज्य है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया, असत्य कथनों का चयन कीजिए। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जड़ी बूटी वे पौधे होते हैं जिनमें केवल औषधीय गुण होते हैं। फिर अगला दिया है, पेड़ ईंधन, भोजन और कागज के स्रोत है। तो निसंदेह जो दूसरा विकल्प ये तो सही है, जो भी जितने भी पेड़ होते हैं, जो भी वनस्पति हैं, इनमें देखिए ईंधन, भोजन, कागज ये सब मिलेंगे, मतलब पेड़ में अवश्य मिलेगा, तो ये विकल्प तो जरूर सही है। अब इसके बाद बात करेंगे जड़ी बूटी के संदर्भ में कि जड़ी बूटी सिर्फ वही पौधे होते हैं जिनमें औषधि गुण है। तो भाई ऐसा नहीं, देखिए जड़ी बूटी मतलब अगर बात करेंगे हर्ब्स, तो हर्ब्स जो होता है ना, हर्ब्स की बात करेंगे तो जितने भी छोटे पौधे होते हैं उनको हर्ब्स या जड़ी बूटी कहा जाता है, ठीक। अब उसमें औषधि गुण होगा या नहीं होगा ये निश्चित नहीं होता, लेकिन जो छोटे पौधे वही आपके जड़ी बूटी माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दूसरा इसमें ये 100% सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया, इनमें से कौन रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तो देखिए मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है और छोटी जड़ों को पार्श्विक लेटरल रूट कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान लगती है जिन्हें रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो ये 7 का अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पूरी तरीके से सही डेफिनेशन दिख रहा है कि जो मुख्य जड़ है उसको टैप रूट कहते हैं, है ना। इसके बाद देखिए जो छोटी जड़ है उसको पार्श्विक लेटरल रूट कहते हैं, ये भी सही है। जबकि कुछ मतलब पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सभी जड़ें समान लगती है तो उन्हें रेशेदार जड़ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। जब ये सही हो गया तो फिर आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हैं, पढ़ करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या दिया, कंकाल तंत्र के संबंध में सही कथनों को पहचाने। अब आपको यह बताना है कि कंकाल तंत्र के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। देखिए हड्डियां और उपास्थि मानव शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं, ठीक। अस्थि और उपास्थि दोनों मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं। बोन एंड कार्टिलेज ये सही है। यह शरीर को फ्रेम और आकार देती है और शारीरिक गतिविधि में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सत्य तथ्य है, क्योंकि जो कंकाल तंत्र ही हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है और जितनी भी गतिविधि है सब में सहायता करता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, सही बात है, आंतरिक अंग जो है उसकी सुरक्षा करता है। जैसे देखिएगा जो मस्तिष्क है ये खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है, इसी तरीके से जो हृदय है, हृदय और जो फेफड़ा है वो आपका पसलियों के मध्य सुरक्षित रहता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो तीनों सही है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, सही जोड़ी को पहचाने। अब सही जोड़ी को पहचानना है। अचल संधि, देखिए यहाँ पर हड्डियों की संधि के बारे में बात किया जा रहा है। अचल संधि वहां पर होता है जहां पे अंग हिलने डुलने की स्थिति में नहीं होते। तो क्या गर्दन हिलता डुलता नहीं है, हिलता डुलता है भाई, तो ये अचल संधि नहीं हो सकता, है ना। खूटी संधि जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपर के जबड़े में खूटी संधि नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंज संधि, कोहनी में हिंज संधि होता है। तो 9 का विकल्प बी सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। अब मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। स्नायु जोड़े में काम करते हैं, देखिए जो स्नायु होते हैं, है ना, मतलब जो मसल्स होते हैं ये पैर में होते हैं, तो ये सही बात है, इस जोड़े में काम करते हैं। दूसरा है एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। देखिए मांसपेशियां सिर्फ खींचने का काम करता है, ये धक्का देने का काम नहीं करते, ये पुश नहीं कर सकता, सिर्फ चीजों को पुल करता है, तो ये भी सही है ना। आगे दिए एक हड्डी को हिलाने के लिए 2 मांसपेशियां एक साथ काम करती है। देखिए एक हड्डी को अगर मूव कराना है तो इसमें 2 मांसपेशियों का एक साथ काम करना आवश्यक होता है। विकल्प तीसरा भी यहाँ पे मतलब ये सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बनेगा 1, 2 और 3, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित में कौन पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। देखिए पक्षियों को उड़ने में कौन मदद करेगा। अब इसमें दिया हल्की मांसपेशियां। अब देखिए उनके मांसपेशियों से उनके उड़ने का कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है, तो ये गलत हो जाएगा। मजबूत हड्डियां, ये भी गलत हो जाएगा। उनके उड़ने में उनके पंख सहायता करते हैं, तो यहाँ पर दोनों मतलब गलत हो जाएंगे। उड़ने में कौन सहायता करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि जो पक्षी हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। जो पंख है पंख के सहारे उड़ते हैं, न कि हड्डियों और मांसपेशियों के सहारे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया जा रहा है, देखिए
उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत होती है। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो बोन्स हैं ये ज्यादा मजबूत होते हैं कार्टिलेज की तुलना में। ये बिल्कुल सत्य कथन है क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होते हैं। देखिए दूसरा है हमारी हथेली में एक ही हड्डी होती है। अब हथेली की बात की जा रही है, हथेली में बोल रहा है कि एक हड्डी होती है, तो ऐसा नहीं है, हथेली में बहुत मतलब हड्डियों की संख्या अधिक होती है, एक से अधिक होती है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें कौन सही है, देखिए कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है, तो कथन एक सही होगा, 12 का ए सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, प्रश्न संख्या 13, गलत जोड़े का पता लगाएं। अब कौन सा जोड़ा ऐसा जो गलत है, इसको आपको देखना। देखिए खोपड़ी, खोपड़ी मतलब जो हड्डी की संरचना ये दिमाग की सुरक्षा करता है, सही बात है, खोपड़ी दिमाग की सुरक्षा करे। पसलियां दिल की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। देखिए आगे बोला जा रहा है कशेरुक दंड ये मेरुरज्जु या मेरुदंड की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे दिन के समय अपना भोजन बनाते हैं जबकि उनमें श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। देखिए भोजन वो सिर्फ दिन में बनाएंगे क्योंकि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो अपना भोजन कब बनाएंगे, भोजन बनाएंगे दिन के समय में, और जो श्वसन होता है सांस लेने की स्थिति है वो दिन और रात दोनों समय होता है, तो यहां पर ये सही है। फिर आगे दिए पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में उत्सर्जित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। देखिए ये बोला जा रहा है कि पौधे जितना ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे और जितना ग्रहण करेंगे तो उत्पन्न ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है तभी पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में यह दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिछाया निर्माण का सही व्याख्या करता है। प्रतिछाया मतलब शैडो, परछाई, है ना। परछाई बनने के लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए, जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। कोई अपारदर्शी वस्तु जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक, या कोई भी प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, यहां से ऐसे लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब इस लाइट के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया, देखिए अपारदर्शी वस्तु आ गया तो इधर इसकी परछाई दिखाई देगी, शैडो दिखाई देगी। तो ये सही तथ्य है, मतलब जब अपारदर्शी वस्तु आएगा तभी आपको परछाई मिलेगी। छाया तब बनती है जब पारभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से उनके बीच से गुजरने देती है। देखिए जब प्रकाश यहां से क्रॉस कर जाएगा तब परछाई कहां से बनेगी, पारभासी में नहीं बनेगा, तो ये विकल्प बी गलत हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, देखिए इसका ए सही बनेगा, ठीक। अब ए और दो दोनों सही हो सकते, नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं। अब यहां पर इसका सही उत्तर सिर्फ ए है, 15 का ए सही बनेगा। आगे आते प्रश्न संख्या 16 पर। 16 में क्या दिया, निम्न में से किस प्रक्रिया से जलवाष्प वायुमंडल में संकलित होता है। मतलब जलवाष्प वायुमंडल में कैसे संकलित होता है, देखिए वाष्पीकरण, जल का वाष्प मतलब बनकर उड़ना, ये वाष्पीकरण है। अब देखिए वायुमंडल में संकलित होगा। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यहां पर भी जल वाष्प बन के उड़ता है, लेकिन ये रंध्र की सहायता से पौधों में होता है। पौधों में जो रंध्र होता है स्टोमेटा, है ना, रंध्र जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेट यहाँ पे रुकिए, ये थोड़ा सा इसको और सही से लिखते हैं। जो रंध्र होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा की सहायता से जो वाष्प का जल का वाष्प के रूप में उड़ना होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए ये दो प्रक्रिया ऐसा जिससे जल वाष्प के रूप में उड़ रहा है। संघनन, संघनन में नहीं उड़ता है ना, वर्षण में भी नहीं उड़ता है। तो यहाँ पे विकल्प पहला और मतलब ये पहला और दूसरा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। पानी का वाष्पीकरण निम्न में से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानी का वाष्पीकरण हो सकता है, तो पानी का वाष्पीकरण किसके द्वारा होगा, देखिए यहाँ पर झीलों के द्वारा होगा, महासागरों से भी वाष्पीकरण होगा, नदियों से भी होगा, अगर मिट्टी में जल होगा तो वहां से भी वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण का मतलब जल का वाष्प का बन करके उड़ना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन वृक्षाक्षरण या वनस्पति के क्षरण का परिणाम हो सकता है। देखिए क्षेत्र में भूजल के स्तर में कमी, ठीक, अगर भूजल के स्तर में कमी होगी तो वृक्षाक्षरण होगा, है ना। आगे मृदा का क्षरण, ये भी सही है। मृदा संरक्षण, देखिए यहाँ पे संरक्षण का मतलब मिट्टी को आप बचा रहे हैं, है ना, तो मिट्टी बचाएंगे तो भाई ये नहीं होगा, वनस्पति का क्षरण नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। बाकी 1 और 2 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प बी यहाँ का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 में दिया है कि जल चक्र के दौरान निम्नलिखित के गठन के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें पहले से अंतिम। देखिए जल चक्र की बात कर रहे हैं, तो जल चक्र की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपके पास जल होगा मतलब पानी होगा, है ना। फिर पानी क्या बनेगा, पानी बनेगा जलवाष्प, ये जलवाष्प बनेगा, ठीक। अब जलवाष्प कहां पर पहुंचेगा, देखिए जलवाष्प पहुंचेगा बादल में, है ना, बादल में। अब बादल से फिर क्या होगा, फिर यहां से ओला या बर्फ ये निर्मित होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही क्रम है आपको मिल गया, सबसे पहले पानी, फिर जलवाष्प,
फिर बादल और फिर ओला या बर्फ। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 21 43। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी पर खपत होने वाले पेयजल की मात्रा सीमित है, इसलिए इसे सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए पृथ्वी पर जो जल खर्च किया जा रहा है इसकी मात्रा लिमिटेड है, ये कुछ समय में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए पानी का उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। आगे हमारी पृथ्वी 70% पानी में बसी, तो हमारे पृथ्वी पर 70% जल है, ये भी तथ्य सही है, लगभग 2/3 हिस्सा कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों सही है, तो यहां पर दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। पर्वतारोही द्वारा ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने का उचित कारण क्या है। मतलब जो माउंटेनियर्स होते हैं जब ये पहाड़ों की माउंटेनिंग करते हैं, मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब ऊंचाई आपकी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का घनत्व घटता जाएगा। जब ऑक्सीजन का घनत्व घटेगा तो आपको सांस लेने में समस्या होगी। तो पहला दिया है घुटन से बचने के लिए, सही है। दूसरा दिया है अधिक ऊंचाई अधिक होने पर वायु विरल हो जाती है, ये भी सही है। तो यहां पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया निम्नलिखित में से कौन सही है। वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक। आगे दिया वायु सिर्फ एक पदार्थ है, वायु तरल गैसों का मिश्रण है। अब इन विकल्पों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बिल्कुल सही तथ्य है। आगे एयर इज जस्ट वन सबस्टांस, एयर सिर्फ एक सबस्टांस है, तो ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एयर इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड गैसेस, अब एयर लिक्विड गैसों का सॉल्यूशन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा सिर्फ एक, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया 99% वायु के मुख्य संघटक है, 99% ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ। देखिए 99% जो हवा होता है उसमें क्या होता है, तो अगर आपको वायु का कंपोजिशन पता होगा, 78% क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होते हैं, 21% क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 99 मिल जाएगा। तो आपका सही उत्तर बनेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें क्या दिया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए, पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, मतलब फिर आगे दिया है यहाँ पर पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा तथ्य सही और कौन सा तथ्य गलत है। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, तो देखिए पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, ये बात सही है ना। और पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें से दोनों सही है, तो कोई भी गलत नहीं होगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा सही होगा। इसमें देखिए अब विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि हो सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि नहीं होगी, है ना। आगे दिए आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। देखिए घेंगा रोग की अगर बात करेंगे तो गले में सूजन हो जाती है। आगे दिया विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो रिकेट्स रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, विकल्प बी। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे विटामिन के बारे में तो थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज के बारे में जो संदर्भ है ये फंक या फिर फुंग, ये लिखा जाता है, नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने चावल के छीलन से विटामिन की खोज किया था। बाद में उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया था। अब विटामिन की बात करेंगे, देखिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है ना। अगर विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना। विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो विटामिन की एक अलग क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो ये इसके लिए एक अलग से क्लास में उसका डिस्कशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। यहां पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का कार्य करते हैं। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन बनाना है। देखिए पौधे, जानवर या फिर दोनों। देखिए जो जानवर होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। अब पौधे जो है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये संतुलन बना रहे तो इसके लिए पौधे और जानवर दोनों का होना आवश्यक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं।
सकता। देखिए अगर आपके आसपास का वायु खत्म हो जाए तो कौन सी घटना इसमें से नहीं हो पाएगी, तो इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दहन। देखिए आपको पता होगा कि जो जलने में सहायता देता है ये ऑक्सीजन गैस देता है। अगर वायुमंडल खत्म होगा तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, तो दहन नहीं हो सकता। श्वसन भी नहीं हो सकता, जब कोई चीज जलेगा ही नहीं तो पानी उबलेगा कैसे, ये भी नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण ये भी नहीं होगा, वाष्पीकरण ये भी नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो वायु के खत्म होने पर हो जाएगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य मतलब महत्वपूर्ण घटक है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये हमारे सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिया प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो डैमेज सेल होते हैं इनका रिपेयर करता है, मतलब इनके रिपेयरिंग की काम करता है, तो प्रोटीन भी आवश्यक है। इसके बाद जो विटामिन है, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, या फिर ये भी हमारे शरीर को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में इनमें से सभी पोषक तत्वों की भरपूर आवश्यकता होती है। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, पौधों का कौन सा भाग उनकी खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। अब पौधों की बात किया जा रहा है, पौधों में कौन सा भाग उनका भाग जो है उनका खाद्य फैक्ट्री होता है। तो पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब पूछा जा रहा है कि पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और पुष्प में भी नहीं होता है, तना में होता है और पत्तियों में भी होता है। देखिए तने की बात अगर करेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो तना होता है वो पत्तियों का रूपांतरित भाग होता है, मतलब रूपांतरित स्वरूप होता है, तो इस वजह से तने में होता है। तो पहला और चौथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन गलत है। हरे रंग की पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हरे रंग की पत्तियां इसके अलावा भी अन्य पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर इसकी बात करेंगे ना, जैसे फाइकोसाइनिन हो गया, फाइकोएरिथ्रिन हो गया, या फिर जितने भी लाल और भूरे रंग के कुछ वर्णक होते हैं, कैरोटीन हो गया, जैंथोफिल हो गया, तो ये भी एक तरीके से पर्णहरिम के समान होते हैं। ठीक, तो ये सही होगा। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करता है। देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले बनेगा आप ग्लूकोज मान लीजिए, ग्लूकोज या फिर आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोलिएगा। अब ग्लूकोज क्या होता है ना, जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर स्टार्च, इसको हिंदी में कहेंगे मंड, अगर इसके रूप में स्टोर हुआ है, इसका मतलब पता है क्या, प्रकाश संश्लेषण वहां हुआ था। तो दोनों घटना सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें क्या दिया हुआ है, 33 में दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार करना है। पौधों में हवा में उपलब्ध गैसीय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो पौधे हैं ना, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर सकते। भाई ऐसा नहीं होता, अगर वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते तो खेतों में यूरिया डालने की आवश्यकता ही क्या होती। अगर आप गांव क्षेत्र से आपने किसानी की है तो आपने देखा होगा कि खेतों में क्या किया जाता है, यूरिया दिया जाता है। क्यों, ताकि पौधों में नाइट्रोजन की भरपाई की जा सके। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, पौधों को अपनी वृद्धि के लिए शायद ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन ही वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो इसमें से कौन, देखिए अगर आप देखेंगे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। देखिए यहाँ पे यूरिया का नाम आया था, तो आपको ये कमेंट करना है कि यूरिया का फार्मूला क्या होगा, यूरिया का जो सूत्र होता है ये क्या होगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 34 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये दिया है, देखिए पहला कथन क्या दिया, सभी पौधों में पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है। ठीक, ये बोला जा रहा है सभी पौधों में क्लोरोफिल होता है। सभी पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब है अपना भोजन खुद से निर्मित करेंगे। सभी पौधे अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। देखिए ये दोनों तो एक ही चीज है, मतलब ये खाली, देखिए ये कहने का तरीका अलग है। स्वपोषी और अपना भोजन खुद से बनाना एक ही चीज है। तो दूसरा और तीसरा तो 100% सही है। अब सभी पौधों में क्लोरोफिल होता है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, क्या देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। जो कवक होता है, जितने भी फंगस होते हैं, जो कवक है, ये सब मृतोपजीवी होते हैं। तो पहले के साथ सी आएगा। जैसे पहले के साथ सी आएगा तो देखिए यहाँ पे या तो विकल्प सी उत्तर बनेगा या तो डी बनेगा। ए और बी कभी उत्तर नहीं हो सकता। जो घटपरडी मतलब पिचर प्लांट जो होता है, ये कीट भक्षी पौधा होता है। तीसरे के साथ ए आएगा, तो तीसरे के साथ ए विकल्प सी में है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या दिया, ये डेटा पूछा जा रहा है मृतोपजीवी क्या है, मतलब सैप्रोफाइट्स के सैप्रोट्रोप्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सैप्रोट्रोप्स मतलब मृतोपजीवी की बात की जा रही है कि मृतोपजीवी क्या होते हैं। देखिए अगर मृतोपजीवी की बात करेंगे, वे दूसरे जीवों के शरीर में रहकर मतलब जीवित रहते हैं। देखिए जो दूसरों के शरीर में रहते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं, मृतोपजीवी नहीं कहते हैं। ठीक, आगे बोला जा रहा है वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, है ना। वे दूसरों द्वारा तैयार किए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, ये परपोषी होते हैं। ये क्षयकारी पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। क्षयकारी मतलब जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी के संदर्भ में विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 37। इसमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। देखिए कवक परजीवी होते हैं। देखिए पैरासाइट्स क्या होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, जबकि कवक मृतोपजीवी होता है। तो ये गलत हो जाएगा। कवक क्या होता है, कवक होता है मृतोपजीवी। कवक हमेशा पौधों के लिए हानिकारक है, तो ये हमेशा हानिकारक नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें से कोई सही नहीं है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 38 में क्या पूछा जा रहा है, लाइकेन इनमें से किन जीवों के बीच में सहजीवी संबंध दिखाता है। देखिए लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है ये बना होता है कवक और शैवाल से। देखिए यहां पर कवक मतलब फंगस या फिर फंजाई बोल लीजिएगा, है ना, कवक, और साथ में बात करेंगे एल्गी। इन दोनों से मिलकर के क्या बना होता है, इन दोनों से मिलकर के बना होता है सहवाग, है ना। इसको हिंदी में लाइकेन को सहवाग को भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिए कि देखिए सहवाग इसको हिंदी में इंग्लिश में लाइकेन कहा जाता है ना। तो ये चीज अगर आप इस नाम को याद रखेंगे, सहवाग में सहवाल आ जाएगा और साथ में कौन आ जाएगा, सहवाल और प्लस में कवक। ये सहवाग होता है जो सहवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 39 नंबर का क्वेश्चन। उर्वरकों, खादों आदि के माध्यम से पौधों को कौन से पोषक तत्व कृत्रिम रूप से प्रदान किए जाते हैं। देखिए उर्वरक के माध्यम से पौधों को NPK दिया जाता है। NPK देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो NPK अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, 3, 2 और 1 या फिर 1, 2, 3 जिस विकल्प में होगा वही सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40। देखिए 40 नंबर का प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, देखिएगा इसमें ये दिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पौधों को अघुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अघुलनशील रूप है इसमें नाइट्रोजन मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा, उसको घुलनशील चाहिए, है ना। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे घुलनशील रूप में परिवर्तित कर सकता है। बिल्कुल सही है, राइजोबियम जो है ऐसा कर सकते हैं। आगे दिया जा रहा है किसानों को उस मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती जिसमें फलीदार पौधे उगाए जाते हैं। जिसमें फलीदार पौधे उनमें भी नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। ये प्रक्रियाओं के नाम दिए गए और यहाँ पर अंगों का नाम दिया है। पहली प्रक्रिया दी है भोजन का अंतःग्रहण। तो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है ये मुंह के सहायता से होता है, तो एक के साथ हम मिलान करेंगे बी का। इसके बाद देखिए सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ते हैं, मतलब प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया पेट में होता है, तो 2 के साथ मिलान करेंगे ए का। इसके बाद आगे क्या दिया, पचे हुए भोजन का अवशोषण ये छोटी आंत की सहायता से होता है, तो 3 के साथ मिलान करेंगे डी का। और मल त्याग की प्रक्रिया ये होती है गुदा में, तो 4 के साथ मिलान करेंगे सी का। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। देखिए अगर इसमें आपको सब नहीं पता होता तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर टिक कर लेते। कैसे, भोजन का अंतःग्रहण ये मुंह में होता है, मतलब मुंह के सहायता से होता है, और मल त्याग की प्रक्रिया जो ये गुदा के सहायता से होती है। तो आप देखिए पहले के साथ बी और चौथे के साथ सी, ये सिर्फ विकल्प बी में दिख रहा है, तो इस वजह से आप इस प्रश्न को आसानी से टिक कर पाते। लिखित में से कौन से कथन सही है, आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। कथन क्या दिया, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसी आकृतियां होती है जिन्हें विली कहा जाता है, विली या फिर विलाई। ये सही तथ्य है, जो छोटी आंत है उसके अंदर हजारों अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती है जो पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायता करती है, इसका कहने का तात्पर्य ये कि पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करती है ना। तो ये सही तथ्य है। दूसरा, विली भोजन के अवशोषण की गति या दर को बढ़ाता है, तो गति या दर को नहीं बढ़ाता है ना, तो गति या दर को नहीं बढ़ाता है, सिर्फ अवशोषण करता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ एक, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 43 से अमीबा के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो अमीबा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है, यह बिल्कुल सत्य है।
यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन को पचाता है, यह भी सही तथ्य है। इसके बाद यह एक या एक से अधिक अंगुलीनुमा प्रक्षेपण बनाता है जिसे स्यूडोपोडिया या कृत्रिम पैर कहा जाता है, यह भी सही तथ्य है। तो अमीबा के संदर्भ में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। देखिए यहां पर कुछ तथ्य आप याद रखिएगा। जो जंतु जगत है इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर आगे फंजाई जिसको कवक कहा जाता है, प्लांटी मतलब पादप, और इसके बाद एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। देखिए जो मोनेरा होता है, मोनेरा में जितने भी जीवों को रखा गया ये सब के सब प्रोकैरियोटिक है। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया परिवार को रखा गया है। इसके बाद प्रोटिस्टा में जिसको रखा गया ये सब यूकैरियोटिक है, लेकिन ये सब मोनोसेलुलर मतलब एक कोश की जीवधारी है। यूकैरियोटिक है और साथ में मोनोसेलुलर है। देखिए फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें जिनको रखा गया सब यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर भी है। फंजाई में कुछ मोनोसेलुलर आते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तापमान किसकी मापन इकाई। तापमान की बात करेंगे तो तापमान किसकी मापन इकाई है? वस्तु द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा का, तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा को नहीं बताते। किसी वस्तु की गर्माहट की डिग्री, तो गर्माहट की डिग्री बताते हैं, तो तापमान के संदर्भ में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपको यह बताना है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये गलत तर्क है। फिर आगे दिया क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये सही तथ्य है, तो इसका सही उत्तर बनेगा केवल 2 विकल्प बी। देखिए अब यहां पर तापमान से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तापमान या फिर ताप की बात करेंगे तो यह एक मूल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है, अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। केल्विन के अतिरिक्त तापमान को 2 अन्य विधियों से मापा जाता है। देखिए एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तापमान मापने के लिए 3 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, केल्विन का, डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। इन तीनों में एक संबंध होता है, संबंध आप याद रखिएगा, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू यहां पर रहेगा K-273/100। तो देखिए यहां पे ये एक संबंध है। अब इसको आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जिसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो इसको और इसको, इन दो को आप रखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है तो इन दोनों को आप रखेंगे। मानव शरीर के ताप की बात करेंगे तो मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46 के संदर्भ में दिए सही कथनों को चुनिए। ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही तथ्य, गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन उष्मा का एक अच्छा संवाहक होता है, संवाहक का मतलब चालक होता है, और इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी होती है। देखिए अगर ऊन उष्मा का चालक होता तो उष्मा क्या होती, जो उच्च उष्मा है मतलब जो अधिक ताप वाली उष्मा है वो कम ताप की ओर जाती। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से तापमान बाहर निकलता और बाहर का तापमान मतलब जो ठंडक है वो हमारे शरीर में आती है और हमको ठंडी लगती है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ऊन है ये उष्मा का कुचालक होता है, संवाहक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है केवल 1। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। समुद्री हवा या समीर मतलब जो समुद्री हवा होता है या फिर समुद्री समीर कह लीजिए, दिन के समय चलती, बिल्कुल सही तथ्य। रात के समय जमीन की हवा या फिर भूमि हवा जो है ये चलती, ये भी सही तथ्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन से इमारत बनाने के संभावित तरीके हो सकते हैं जो वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से ज्यादा प्रभावित न हो। देखिए आपको यह बताना है कि इमारत बनाने का कौन सा तरीका है जो बाह्य गर्मी और ठंडी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट दिया भवन की बाहरी दीवारों का निर्माण। देखिए जब बाहर की दीवार बन जाएगी तो जो भी अंदर का वातावरण है और जो बाहर का वातावरण है इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आगे खोखली ईंटों का उपयोग करके, जब खोखली ईंटें होंगी तो उन ईंटों के बीच में वायु भरा होगा जो क्या करेगा, एक परत का काम करेगा। तो ये दोनों तथ्य ऐसे जो तापमान का संतुलन बना सकते हैं। कांच की इमारतें बनाए तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49। देखिए 49 में क्या दिया है,
कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर दूध और 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को एक साथ मिलाया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, मिल्क है, और इसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, वाटर है। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो भी आपका टेम्परेचर होगा ये 20 से ज्यादा होगा और 45 से कम होगा, तो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसका जो टेम्परेचर बनेगा ये 20 से अधिक और 45 से कम। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 20 और 45 के मध्य रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50। 50 में क्या दिया, निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को पहचानिए। अब आपको यह बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, मतलब एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्कार्बिक अम्ल आंवले में पाया जाता है, ये भी सही है। तो चारों यहां पर तथ्य सही है, तो इसमें से गलत कोई नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 51। 51 में क्या दिया हुआ है, देखिए 51 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नींबू पानी दिया, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन दिया, इसके बाद यहां पर दिया देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे हिंदी में ना थोड़ा सा मतलब ये मिसप्रिंट है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया है लाइम वाटर, बिल्कुल सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, है ना, आगे मतलब इसमें होता है। आगे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप, मतलब साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों एक दूसरे से ऐसे डायरेक्ट मिले हुए, एक के साथ ए मिलेगा, दो के साथ बी मिलेगा और तीन के साथ सी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 52 की ओर है। 52 में क्या दिया, संकेतक जो इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास में, मतलब जो आपके पीछे के क्लास रहे होंगे। इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो पीएच मान परिवर्तित होने पर, मतलब अम्लीय और क्षारीय माध्यम बदलने पर अपना रंग गंध ये सब परिवर्तन कर लेते हैं। संकेतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए दिया साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साबुन में अम्लीय प्रकृति नहीं होता है, साबुन में क्षारीय प्रकृति होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि अम्लीय प्रकृति, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद आगे है देखिए चाइना रोज संकेतक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी मतलब मैजेंटा और क्षारीय विलयन को हरे रंग में परिवर्तित कर देता, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 53। 53 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा के संदर्भ में गलत है। तो अम्लीय वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट यहां पर दिया, देखिए अम्ल वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा भी इसको कहते हैं, वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती, वे इष्टतम मात्रा में होने पर मिट्टी को पूरक प्रदान करते हैं। देखिए ये तथ्य गलत है, अम्लीय वर्षा हमेशा हानिकारक होता है, ये गलत है ना। फिर आगे देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या दिया, अगला पॉइंट ये दिया अम्लीय वर्षा इमारतों ऐतिहासिक स्मारकों आदि को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पौधों और जानवरों पर इस कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है। ये इमारत भवन इन सबके साथ साथ पौधे और जंतुओं को भी हानि पहुंचाती है। तो इसमें से दोनों तथ्य गलत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। 54 में क्या दिया हुआ है कि उदासीनीकरण के बारे में कौन सी का सा कथन सही है, आपको यह बताना है। देखिए जब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की मूल क्षारीय प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती है। सही बात है, आपने देखिए उदासीनीकरण पढ़ा होगा, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें दिया परिणामी विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, ये भी सही, क्योंकि परिणामी विलयन में लवण और जल होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा हमेशा या तो पैदा होती या तो उत्सर्जित होती, ये हर अभिक्रिया की बात है, या तो उसमें उष्मा निर्मित होगी या तो अवशोषित होगी। आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं, ये भी सही है। तो उदासीनीकरण के संदर्भ में चारों तथ्य सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 55। 55 में यहां पर क्या दिया, देखिए निम्नलिखित में से किसमें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। मतलब ये बताना है कि आपको कौन सी ऐसी अभिक्रिया जो उदासीनीकरण के स्वरूप में प्रयोग की जा सकती है। देखिए अपच से राहत पाने के लिए हम एंटासिड जैसे कि दूधिया चूना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, तो ये सही है। देखिए यहाँ पे दूधिया चूना नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, तो ये सही है। तो देखिए यहाँ पे इसे मतलब जो एंटासिड होता है, इंडाइजेशन होता है, इसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, सही है। देखिए नम बेकिंग सोडा जिसको कि कैलामाइन घोल, यहाँ पे दिया नम बेकिंग सोडा और कैलामाइन घोल को रगड़ने से चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। देखिए जो चींटी का डंक होता है
ये अम्लीय होता है, तो मतलब उसके अंदर अम्ल होता है जिसके कारण वहां पर जलन और कुछ खुजली होती है। जब इसमें आप कैलामाइन सॉल्यूशन को रगड़ेंगे तो वो एसिड जो उसका एसिडिक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक, अगला है देखिए, जब मिट्टी में बहुत अधिक अम्लीयता होती है तो इसका इलाज चूने से किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही तथ्य है, ये भी सही हो जाएगा। कारखानों के अपशिष्ट क्षारीय पदार्थों को घोलकर बेअसर किए जाते हैं। देखिए जो फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं उसमें ज्यादातर एसिड होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56। देखिए 56 में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो पॉइंट्स दिए गए उस पर विचार करना है। किसी विशेष संकेतक पर सभी अम्ल और क्षारों का प्रभाव समान होता है। देखिए कोई भी आप इंडिकेटर लीजिए, वो अम्ल में उसका रंग परिवर्तन अलग होता है और क्षार में अलग होता है। अब चाहे जिस प्रकार का अम्ल डालिए रंग परिवर्तन वही रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने लिटमस पेपर की कहानी सुनी होगी, नीला और लाल होना, है ना। इसके बाद देखिए विभिन्न संकेतक अलग अलग अम्ल या क्षारों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। मतलब जो अलग अलग इंडिकेटर है वो अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग परिवर्तन देंगे, तो यहां पर दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, भौतिक परिवर्तन को पहचानने वाले गुणों को चुनिए। देखिए यह हमेशा प्रतिवर्ती होता है, जो भौतिक परिवर्तन है हमेशा प्रतिवर्ती होता है। तो ये देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो हमेशा प्रतिवर्ती नहीं होता है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। देखिए इनके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमेशा नया पदार्थ बने इसकी भी गारंटी नहीं होती। तो दो इसमें से देखिए क्या इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते, देखिए यहां पर दिया निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है। देखिए लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पानी उबल करके वाष्प बनेगा, वाष्प से पुनः जल मिल जाएगा। भोजन का पकना मतलब भोजन का पाचन, अगर पाचन हो गया तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे दिया मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना ना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में आता है। कैसे आता है आप थोड़ा समझते हैं। देखिए मोमबत्ती में क्या होता है, मोम होता है ना, मोम पिघल जाता है। इसके बाद देखिए इसमें जो धागा लगा होता है धागा जल जाता है, तो धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो यहां पर इसको भी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में माना जाएगा। क्रिस्टलीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा 58 का पहला, तीसरा और चौथा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59। लोहे में जंग लगने के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। लोहे में जंग लगना है तो क्या क्या होना आवश्यक है, हवा की उपस्थिति, हवा रहेगा तभी जंग लगेगा, और नमी रहेगी तब, है ना। तो हवा और नमी, तो विकल्प इसका जो सही होगा 1 और 2, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से गैल्वनीकरण की प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है। देखिए गैल्वेनीकरण, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है, यसद लेपन। अगर कभी यसद लेपन की प्रक्रिया पूछ ले क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ पर जिंक या जस्ता, जिंक या फिर जस्ता, इसकी जो परत चढ़ाना होता है इसी को यसद लेपन कहते हैं। तो यहां पर दिया लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन होती है, ये सही है, इसमें विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो ये आज की क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। देखिए ये नंबर से, यहाँ पर कुछ नंबर है, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों को और सरल करने के लिए यहाँ पर कुछ QR कोड दिया गया, आप सिर्फ QR कोड को स्कैन कीजिए और जिस विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।